अस्सलाम वालेकुम। डाइटिशियन हसीब है। डाइटिशियन हसीब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि स्पर्म क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हाउ टू इम्प्रूव योर स्पर्म क्वालिटी। अब कॉमनली क्या होता है कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल है और उसको 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि वो अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स टेस्ट होते हैं जिनकी बिना पे हम ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वैसे तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि शादी के फ़ौरन बाद ही 1 महीने के बाद ही जो है वो ये क्वेश्चन करने लग जाते हैं, खुशखबरी के बारे में पूछने लग जाते हैं, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। लेट देम हैव सम टाइम टुगेदर। उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। 6 माह तक अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहा तो इट्स कॉमन, ये एक आम बात है। इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर नहीं लेना चाहिए, ना स्ट्रेस उनको देनी चाहिए, ताकि जो कपल है वो इस चीज़ के स्ट्रेस कंडीशन के अंदर भी फिर ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको एक प्रॉपर टाइम दिया जाए। उसके बाद अगर 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अगर फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, वो किए जा सकते हैं। आज हम मेल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। मेल्स के अंदर जो टेस्ट कॉमनली लिया जाता है उसको सीमन एनालिसिस कहते हैं। अब सीमन एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। अब हम बात करेंगे कि सीमन एनालिसिस क्या होता है, इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं और ये टेस्ट हमें क्या शो करता है। अब सीमन एनालिसिस के अंदर जो है वो देखा जाता है कि जो स्पर्म काउंट है वो कितना है। उसकी जो है जिसको कॉमनली कहा जाता है मोटाइल स्पर्म्स या हरकत करने वाले जो जरासीम होते हैं वो उसके अंदर कितने पाए जाते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी बनावट क्या है। उसी बेस के ऊपर चेक किया जाता है कि क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा जिसकी बेस के ऊपर वो कपल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि जो कपल है वो सीमन जो है वो घर पर भी इसको प्रोड्यूस कर सकता है या वो लेबॉर्ट्री के अंदर भी उसको किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि सीमन जो है वो 1 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करके उसको लेबॉर्ट्री के अंदर आपको पहुंचाना होगा। क्योंकि 1 घंटे के बाद अगर ये टाइम ज़्यादा है तो उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके फिर रिज़ल्ट्स उतने एक्यूरेट नहीं आते। तो इसके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर ही जो है वो सीमन प्रोड्यूस करें। अगर लेबॉर्ट्री के अंदर कोई कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा, वो घर पे करना चाहता है, तो मेक श्योर कि वो 1 घंटे के अंदर लेबॉर्ट्री में ये स्पर्म ज़रूर पहुंचाए। अब इसके कुछ पैरामीटर्स के अंदर कुछ चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए, जैसे कि अगर आप घर पे सीमन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक वाइड जो जार वाली बॉटल ले लें या कुछ भी इस तरह से ले लें, जार ले लें, उसके अंदर आप सीमन डायरेक्टली प्रोड्यूस करें। और दूसरी चीज़ इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर सीमन आपका इधर गिरता है कहीं पर, तो वो गिरे हुए जरासीम को आपने बॉटल के अंदर बिल्कुल नहीं डालना। वो कंटेमिनेटेड होते हैं, उसके रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते, एक्यूरेट नहीं आते। तो इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सीमन प्रोड्यूस इस तरह से कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली इजैकुलेट करें जार के अंदर या बॉटल के अंदर। तो उससे क्या होगा, ये एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। अब हम बात करेंगे कि सीमन एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जरासीम जो होते हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल या उसकी मॉर्फोलॉजी, इन तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ कि जो अगर कोई ये टेस्ट करवाना चाहता है तो वो 3 से 7 दिन का जो इंटरकोर्स का परहेज़ लाजमी करें। वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना टेस्ट करवाएं ताकि उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट आ सकें। अब अगर हम ये पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये अगर कम आ गए हैं तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके स्पर्म मोटेलिटी को, स्पर्म काउंट को, इनकी मॉर्फोलॉजी को जो इम्प्रूव करेंगे। ये उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा।
तो उनमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहले अपने वज़न को कम करें। ओबेसिटी मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बताया है, बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है और इसके ऊपर मैंने जो वीडियो एक बनाई हुई है, इसका लिंक दिया गया है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो उसके वज़न को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया कि आपने अपने वज़न को ज़्यादा नहीं करना। अगर वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम करें, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। नंबर 2 पे आ जाता है कि आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, आपने फ़िश का इस्तेमाल करना है, गुड कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करना है। हाई प्रोटीन एंड गुड कोलेस्ट्रॉल का इंटेक करना है, उसके अंदर आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जो सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ज़रूर इम्प्रूव करेगा। और नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने जो है प्रॉपर फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जो कि क्या करेगा, आपकी इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा, आपके लिबिडो को इम्प्रूव करेगा। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी को लाजमी इंक्रीज़ करना है। ये भी आपकी जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके लिबिडो को इंक्रीज़ करेगी और ये डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगी। तो एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप इन चीज़ों के साथ साथ एक्सरसाइज को लाजमी इंक्लूड करें। नंबर 4 पे आ जाता है कि आपने हाई जिंक फूड्स जो हैं उनका इंटेक करना है। इसके ऊपर भी वीडियो मौजूद है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देखिए। ये आपको डेफ़िनेटली हेल्प करेगी कि हाई जिंक किन फूड्स के अंदर पाया जाता है, जो कि डेफ़िनेटली क्या करेंगी, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाएंगी। आपकी ये जो रिपोर्ट अगर जिसके अंदर आपकी ये पैरामीटर्स अगर कम हैं तो उसको भी ये इंक्रीज़ करेगी। तो हाई जिंक फूड आ गए। उसके बाद आता है कि आपने हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स का इस्तेमाल करना है या फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। उसमें सबसे बेस्ट हमारे पास है विटामिन सी। विटामिन सी जो है कॉमनली कहा जाता है कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं। इनका इस्तेमाल करें जो कि डेफ़िनेटली आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों को ओवरकम करने के अंदर। और इसमें आखिरी एक पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी। आजकल बहुत बड़ी वजह एक आ रही है मेल्स के अंदर कि उनका जो फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ आ रहे हैं और उसमें देखा गया है कि वो स्मोकर्स हैं। स्मोकर्स के अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि स्मोकिंग को क्विट करें और उसके साथ साथ अगर कोई और इस तरह का अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी इज्तनाब करें। ये बहुत ही एक बड़ा इशू है। और इसके साथ साथ अगर किसी को स्ट्रेस कंडीशन है, एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, उससे इज्तनाब करें। कोशिश करें कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने आप को मसरूफ़ करें और स्ट्रेस कंडीशन से बचें, ताकि आपकी जो है जितना आप मेंटली फ़्रेश होंगे, हेल्दी फ़ील करेंगे, फ़िज़िकली भी आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। तो इस चीज़ से आपने परहेज़ करनी है। चूँकि वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी शादीशुदा जोड़ा होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो उसे बहुत ही जल्दी पहले महीने ही पूछने लग जाते हैं, खुशखबरी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस कंडीशन और ज़्यादा बढ़ती है और इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए और इन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए। और बाकी चीज़ें जो फूड्स या जो पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल आप लाजमी करें। इंशाल्लाह इससे ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन के बारे में भी शेयर करेंगे कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।